गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका फिर से एक बार। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आज हमारा टॉपिक है वो है संविधान संशोधन, या यूं कहें कि भारतीय संविधान में संशोधन। देखिए, संविधान बहुत ही पवित्र दस्तावेज है, बहुत ही पवित्र दस्तावेज है और उसका पालन किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये जैसे कोई गेम हमें खेलना है तो उस गेम के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किए बिना आप गेम को ठीक से नहीं खेल सकते। वैसे ही संविधान भी हमारा एक तरह से नियम और कानून, सबसे बड़ा कानून है देश का, जिसके अनुसार राजनीति का खेल खेला जाता है और यूं कहें कि सरकार का संचालन होता है। सरकार और जनता के बीच की शक्तियां परिभाषित होती हैं, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, उसका पालन किया जाना, ये सच है। लेकिन संविधान को भी समय के अनुरूप अपने आप को बदलना चाहिए। कोई भी संविधान परमानेंट नहीं होता, उसको समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव आना जरूरी होता है, अन्यथा वो संविधान बोझ बन जाता है और वो क्रांति को जन्म देता है। इसीलिए हर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का भी उल्लेख होता है। तो आज हम भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये तो पता ही है कि सन 1949 26 नवंबर को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से पूर्णतया लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र बन गए थे और आपको पता है अब गणतंत्र दिवस बहुत निकट है। तो आपको पता होना चाहिए भारत हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत उस दिन गणतंत्र बन गया था। अक्सर लोग सीधा सीधा जवाब नहीं देते, कहते हैं साहब उस दिन संविधान लागू हुआ था। तो मैं सवाल करता हूँ कि भाई संविधान लागू हुआ था तो संविधान दिवस मनाना चाहिए हमें, वो तो हम 26 नवंबर को मनाते हैं, तो फिर क्यों हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? तो उसका जवाब ये है कि उस दिन भारत गणतंत्र बन गया था। संविधान लागू होने के कारण, ये सही है संविधान लागू हुआ था, लेकिन उस लागू होने के कारण भारत उस दिन एक गणतंत्र बन गया था। गणतंत्र क्या होता है? वो शासन प्रणाली जिसका जो संवैधानिक प्रधान है या जो मुखिया होता है, संवैधानिक प्रधान न कहें बल्कि जो मुखिया है, कार्यपालिका प्रधान है, वो निर्वाचित होता है। जैसे भारत में, अमेरिका में हम गणतंत्र हैं। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, यूके यूके ब्रिटेन तो कोई देश नहीं है। यूनाइटेड किंगडम जो है वो गणतंत्र नहीं है, वो राजतंत्र है। चलिए, तो हम अपने मुख्य बिंदु पर आते हैं। मैंने आपसे बताया कि हर संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख होता है और भारतीय संविधान में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगर संशोधन प्रक्रिया को हम देखें तो हमारा संविधान जो है स्वर्णिम मध्य की स्थिति में, गोल्डन मीन, यानी न बहुत कठोर है हमारा संविधान और न बिल्कुल लचीला है। जैसे अमेरिका का संविधान है, बहुत कठोर है। संविधान संशोधन होना बहुत बहुत मुश्किल है। अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल और केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। 225 साल से ज्यादा हो गया उस संविधान को लागू हुए। बहुत मुश्किल है वहां संविधान संशोधन होना। दूसरी तरफ ब्रिटेन का संविधान है, यूनाइटेड किंगडम का संविधान है, जिसमें संसद साधारण कानून के द्वारा जब चाहे संशोधन कर लेती है। उदाहरण इसका मैं बताता हूं आपको। 2011 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट, FTPA, और इसमें तय किया गया कि पार्लियामेंट की अवधि निश्चित हो जाएगी 5 वर्ष के लिए। अब से 5 वर्ष से पहले चुनाव नहीं होंगे और इस प्रक्रिया के तहत पहला चुनाव हुआ और 5 वर्ष से पहले होंगे तो उसका प्रक्रिया बताई कि संसद हाउस ऑफ कॉमन्स 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करेगा, तभी 5 वर्ष से पहले चुनाव होंगे। तो 2015 में इस प्रक्रिया के तहत पहला चुनाव हुआ। 2017 में फिर चुनाव की नौबत आ गई और संसद ने उस नियम के अनुसार 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया। 2017 में फिर से चुनाव हो गया। ठीक है, पालना हो गई उस कानून की। लेकिन 2019 के आते आते फिर चुनाव की नौबत आई और इस बार संसद ने फिर एक कानून पास कर दिया
कि भाई पिछले कानून के रहते हुए भी इस बार चुनाव 2019 में होंगे। तो तिहाई बहुमत भी नहीं हो पाया, उनसे अर्जित नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक कानून बना करके चुनाव करा दिए। तो यानी साधारण कानून के द्वारा वहां पर संशोधन हो सकता है। संविधान बहुत लचीला है वो। भारत दोनों के बीच में है, कुछ कठोर है कुछ लचीला है, और इसी कारण अब तक हमारे यहाँ आपको पता है 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 104। और कितने साल हुए संविधान को लागू हुए? मात्र 71 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं इस बार 26 जनवरी को। आज 22 जनवरी हो गई है, तो केवल 71 साल के अंतर्गत हमने 104 संशोधन कर दिए। और अमेरिका के संविधान में 230 साल से हो गए लगभग, और उनको अभी तक केवल और केवल 27 संशोधन हो पाए हैं। आगे हम बात करते हैं संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 20 में, पार्ट 20। कुल कितने भाग हैं? 22। उनमें से 20वें भाग में, और अनुच्छेद का संख्या कितनी? 368। ये एक ऐसा भाग है जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, 368, और कुछ नहीं है इसमें। हमारी संसद या संसद और विधानसभाएं मिल करके जो जिसको पावर दी गई है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ऐसा संविधान में मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान लिखा हुआ नहीं था कहीं, लेकिन ऐसा माना गया था कि संसद संशोधन कर सकती है। कुछ मुकदमे फिर हुए सुप्रीम कोर्ट में, और अंत में केशवानंद भारती में जाकर के मामला सेटल हुआ। 1973 का वाद है ये। और उसमें यह हुआ कि भाई संसद संशोधन तो कर सकती है, और न्यायपालिका उस संशोधन का रिव्यू भी कर सकती है, लेकिन संसद की संशोधन की शक्ति पे एक चेक लगा दिया गया, एक प्रतिबंध लगा दिया गया, और वो था संविधान के मूल ढांचे का प्रतिबंध, कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पर बताता रहेगा। यानी जिस भी अमेंडमेंट को रद्द करना होगा उसको मूल ढांचे के दायरे में डाल दिया जाएगा। जैसे अभी 2015 में 99वां संविधान संशोधन जो था, एनजेएसी का जो मामला था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको रद्द किया गया और कहा गया कि ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक आघात है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसी प्रकार से समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिस्ट में कुछ नए नए चीज़ें जोड़ी हैं। धर्मनिरपेक्षता भी उनमें से एक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। लोकतंत्रात्मक शासन है, गणतंत्रीय शासन है, ये सब इसके मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं हम। देखिए संविधान के भाग, अब हम प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए संशोधन कैसे होता है, तो उसको कुछ बिंदुओं में हम समझेंगे। संविधान के भाग 20 अनुच्छेद 368 में मैंने बताया था आपको कि इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो इसमें भी वही कानून, क्योंकि संविधान संशोधन भी एक प्रकार का कानून ही होता है, तो इसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन साधारण कानून की प्रक्रिया में और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में थोड़ा अंतर है कहीं कहीं, वो मैं आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले तो संसद के किसी भी सदन में इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना पड़ेगा। पहला चरण तो ये हो। ये संविधान संशोधन विधेयक सरकार भी ला सकती है, यानी सरकार का कोई मंत्री ला सकता है, या संसद का कोई सदस्य अन्य जो सरकार में नहीं है वो भी ला सकता है। निजी बिल के रूप में भी आ सकता है और सरकारी बिल के रूप में भी आ सकता है, कहने का मतलब ये। लेकिन हम जानते हैं कि सरकारी बिल के पास होने की संभावना रहती है, निजी बिल के पास होने की संभावना नहीं रहती, कम रहती है, जब तक कि सरकार का उसको समर्थन ना हो। दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक, ये मैंने बता दिया, किसी मंत्री या उसके द्वारा लाया जा सकता है। तीसरी बात पे आते हैं, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है इसके लिए। ध्यान रखने की बात है,
मतलब ये संविधान में लिखा नहीं है कहीं कि पूर्वानुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि संविधान संशोधन के मामले में राष्ट्रपति के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है विधेयक को रखने के लिए। जैसे धन विधेयक के मामले में होता है ना, या किसी नए राज्य के निर्माण के संबंध में, नाम बदलने के संबंध में विधेयक होते हैं तो उनमें पूर्वानुमति लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की, वो इसमें जरूरत नहीं है। चौथी बात, विधेयक दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक विशिष्ट बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। जो संविधान संशोधन का विधेयक है वो दोनों सदनों में पारित होना चाहिए, अलग अलग बैठक में पारित होना चाहिए और विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। ये भी एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें यहाँ पर ये बता दूं मैं कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अलग अलग लिख दिया हमने, इसका मतलब ये कि संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। अनुच्छेद 108 की तरह का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक के मामले में तो आपको पता है कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है अगर दोनों सदनों में मतभेद रहते हैं। तो यहाँ मतभेद रहेंगे तो समाप्त हो जाएगा विधेयक। यहाँ पर तो दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित किया जाना ही आवश्यक है। नेक्स्ट, अगर संशोधन का मामला संघीय प्रावधानों से संबंधित है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से उसका अनुमोदन होना चाहिए। ये भी एक नियम है। अगर संघीय प्रावधान है संविधान संशोधन का विषय, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र राज्यों की भी शक्तियों का वितरण वगैरह वगैरह, मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से विषय हैं। फिलहाल आप दो ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों अगर संविधान संशोधन है, या संघ की शक्तियों, संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन से संबंधित है, जैसे अभी जीएसटी का मामला था, 100वां संविधान 101वां संविधान संशोधन, तो फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं का साधारण बहुमत से अनुमोदन भी जरूरी है, तभी वो लागू होगा। और अंतिम बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति के फिर हस्ताक्षर होंगे, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ पर बंधा हुआ है, वो अनुमति देने से मना नहीं कर सकता या पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। राष्ट्रपति की अनुमति यहाँ पर औपचारिक मात्र है। तो ये कुछ प्रावधान है इस प्रक्रिया की। ये सारा उल्लेख जो है इनका अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अब हम जानते हैं संशोधन के प्रकार, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों का उल्लेख, जैसा पिछली स्लाइड में भी आप समझे होंगे, मैंने बताया था कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए संविधान संशोधन विधेयक, और अगर वो संघीय प्रावधानों से संबंधित है तो फिर आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी जरूरी है। यानी दो प्रकार की हमने बात की। एक तो वो जो संघीय प्रावधानों से संबंधित नहीं है, वो संसद के 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, वो पर्याप्त है, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो लागू हो जाएंगे। और अगर संघीय प्रावधानों से संबंधित है तो दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा उसका साधारण बहुमत से अनुमोदन जरूरी है। और इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं है, कोई संसद, मतलब संविधान में कोई उल्लेख नहीं कि भाई 2 साल में या 1 साल में या 6 महीने में पारित होना चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ जी, तो कुल मिला के दो प्रकार के संशोधन है। एक, संसद के दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत से, पहला तो तरीका है। विशिष्ट बहुमत क्या होता है? दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये विशिष्ट बहुमत है। दूसरा, दोनों सदनों के विशिष्ट बहुमत के पश्चात आधे राज्यों के विधानसभाओं के बहुमत द्वारा अनुमोदन, या विधानसभाओं की जरूरत है, केवल विधान परिषदों की जरूरत नहीं। विधानमंडलों शब्द लिखा है मैंने, तो विधानसभा समझिए आप इसको। नेक्स्ट, इस बात को समझाता हूं मैं आपको कि संविधान के बहुत सारे प्रावधान
में, अच्छा एक इसके अलावा एक तीसरे प्रकार का और होता है संशोधन, लेकिन उसको संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जो 104 संशोधन है उनकी श्रेणी में नहीं आते। संविधान के बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से, साधारण विधेयक जैसे पारित करती है उसी प्रकार से संशोधन कर सकती है। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा खत्म कर दिया 2019 में, 5 अगस्त की वो तारीख थी, और उसको राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको 2 भागों में बांट दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। लेकिन ये संविधान संशोधन नहीं था। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया लेकिन वो संविधान संशोधन नहीं था, वो साधारण बहुमत से हो गया था। सिर्फ विशिष्ट बहुमत की भी जरूरत नहीं पड़ी उसमें, क्योंकि वो इन दोनों श्रेणियों में आता ही नहीं था। संसद को यह अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के टुकड़े कर सकती है, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना सकती है, उसके नाम में बदलाव कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत ये अधिकार है संसद को, और इसके लिए जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होगी। उसके लिए संविधान संशोधन में जरूरत नहीं होती, लेकिन इस प्रकार के में जरूरत होती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब एक राज्य का दर्जा खत्म कर दिया आपने, लेकिन वो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, उसके साधारण बहुमत से हो जाता है। ये तीसरे प्रकार का संशोधन हम कह सकते हैं, जिसको हम तकनीकी रूप तौर पर संशोधन नहीं कहते, लेकिन ये भी संशोधन की श्रेणी में हम रख रहे हैं। तो अनुच्छेद 368 के तहत इन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो इस प्रकार से संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक, संसद संविधान के बहुत से प्रावधानों में संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन इनको हम संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते, संशोधन की गिनती में नहीं मानते, अनुच्छेद 368 में नहीं आते ये। और बाकी 368 के तहत 2 मैंने आपको पहले बताई दी है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। देखिए संसद के साधारण बहुमत से संशोधन कैसे होते हैं, देखिए आप कौन कौन से मामले हैं उनको भी देख लीजिए। संविधान के अनेक प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। अच्छा, संशोधन का मतलब क्या है, पहले ये थोड़ा सा मैं चर्चा करना भूल गया आपसे। संशोधन का मतलब है संविधान के किसी प्रावधान को परिवर्तित करना, उसको समाप्त करना, दोनों आते हैं उसमें। उसमें कुछ बदलाव करना भी शामिल है और उसको समाप्त करना भी शामिल है उसमें, वो भी संशोधन है। तो संविधान के अनेक प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाता, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद इस प्रकार के कुछ प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। नए राज्यों की स्थापना का अथवा प्रवेश का मतलब क्या है, कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में नहीं है आज, अगर वो भारत में शामिल होना चाहता है तो संसद साधारण बहुमत से कानून बना करके उसको भारत में शामिल कर सकती है। जैसे आपको बताऊं, सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था। ऐसे ही गोवा को 1961 में भारत में शामिल किया गया था, और भी समय समय पर हमने जो क्षेत्र भारत में नहीं थे पहले उनको बाद में हमने शामिल किया। अभी भी कोई अगर भारत में मिलना चाहेगा तो हम उसको मिला लेंगे इसी प्रक्रिया से। तो साधारण बहुमत से संसद ऐसा कर सकती है। दूसरा, विद्यमान राज्यों की सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है संसद साधारण बहुमत से, जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर का उदाहरण दिया अभी। उसके अलावा विधान परिषदों का गठन था विघटन। राज्यों में ज़्यादातर में तो हमारे यहाँ विधानसभाएं हैं, ज़्यादातर में यूँ कहें कि 22 राज्यों में विधानसभाएं हैं और 6 राज्यों में विधान परिषद है भी है साथ में। विधान परिषद नहीं, विधान परिषद भी है विधानसभा के साथ में।
तो किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाना है, इसके लिए संसद कानून बना सकती है साधारण बहुमत से, या कहीं पर है तो उसको विघटन करना है, उसको समाप्त करना है, तो भी संसद साधारण कानून से ऐसा कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि वो 6 राज्य कौन से हैं आपको। बहुत आसान है, एक छोटा सा फार्मूला है, KUMBAT, कुंभट। के माने कर्नाटका, यू माने यूपी, एम माने महाराष्ट्र, बी माने बिहार, ए माने आंध्र प्रदेश और टी माने तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां पर द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी विधान परिषद है विधानसभा के साथ साथ। पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, अब जम्मू कश्मीर तो स्टेट रहा नहीं, इसलिए वहां नहीं है। नेक्स्ट, अनुसूची। हमारे यहाँ 12 अनुसूचियां, उनमें से जैसे दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इनमें कोई संशोधन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। नेक्स्ट, संसद में गण पूर्ति तथा सदस्यों के वेतन भत्ते आदि, ये सब मामले ऐसे हैं जिनमें संसद साधारण बहुमत से बदलाव कर सकती है। गण पूर्ति क्या होता है? गण पूर्ति मतलब सांसदों की मिनिमम संख्या जिसके रहने पर संसद की कार्यवाही जारी रह सकती है, वो 1/10 है। वैसे आप जैसे लोकसभा में कम से कम 55 सांसदों का होना जरूरी है, तब कार्यवाही चल सकती है लोकसभा की, और ऐसे ही राज्यसभा के मामले में भी 10% सांसदों का होना अनिवार्य है। अच्छा, साधारण बहुमत में और कौन कौन से मामले आएंगे वो भी देख लीजिए आप। संसद के सदनों की कार्यप्रणाली, संसद उसके सदस्यों तथा समितियों के विशेषाधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तथा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का काम। कभी नहीं कर सकते, वृद्धि कर सकते हैं साधारण बहुमत से। नागरिकता प्राप्ति तथा समाप्ति से संबंधित जो कानून होगा, अभी आप लोगों ने बड़ा CAA का बड़ा चर्चा सुनी होगी, तो साधारण बहुमत से हो जाता है। संसद सदा विधानसभाओं के निर्वाचन तथा निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन, ये सब साधारण बहुमत से होगा ये भी। और अंतिम, केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो कानून होंगे वो भी साधारण बहुमत से बदलाव हो सकते हैं। तो फिलहाल इतना रखें, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो 2 तरीके हैं जिनको हम संविधान संशोधन की श्रेणी में रखते हैं, उसकी बात अगले वीडियो में करेंगे और बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।